हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो मैं तुम्हारा फिज़िक्स फैकल्टी एट नेक्स्ट्रा। आज मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लाया हूँ, तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आगे जाकर तुम्हारे साथ एक सवाल और डिस्कस करूँगा। और वो सवाल बेसिकली इस सवाल का ही मॉडिफिकेशन होगा। और उस सवाल में अपन बेसिकली दो चैप्टर्स को क्लब करेंगे। एक तो ऑफकोर्स ये बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और दूसरा जो चैप्टर होगा वो अपने क्लास 11th का चैप्टर है SHM। तो दो चैप्टर्स को क्लब करके वो भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन कभी ना कभी JEE एडवांस में आ जाए। तो चलो चालू करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, होने को तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास बेसिकली दो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, और दोनों क्या है बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज पाया जाएगा। तो पहला वायर अपने पास ये है, इन्फिनेट लेंथ का वायर है बेसिकली ये, और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, λ1 है। जो दूसरा वायर है वो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। ये भी अपने पास बेसिकली इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कितना है बेसिकली λ2 है। अब तुम देखो ये दो लाइंस बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और वो पैरेलल भी नहीं है, तो इन लाइंस को अपन बोलते हैं बेसिकली स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे इनको, बेसिकली स्क्यू लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो बेसिकली इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं और पैरेलल भी नहीं है, तो उन लाइंस को बोले जाते हैं स्क्यू लाइंस। तो तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेसिकली ये कैसी लाइंस है, बेसिकली स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों वायर्स के बीच में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इनकी बीच की दूरी d1 है, ठीक है। ये λ1 है और ये λ2 है। तो चलो चालू करते हैं अपन फाइंड करना। आसान सा ही है वैसे तो अब तुम देखो एक अपने पास ये वाला वायर है, एक अपने पास ये वाला वायर है, ठीक है भाई। अब तुम देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस दूर मैं एक dx का क्या कर रहा हूँ, कट लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस dx यूनिट लेंथ में जो चार्ज पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा, तो उसको मैं बेसिकली dq लिख रहा हूँ। तो dq की वैल्यू मैं ऑफकोर्स सी बात है λ1 dx तो लिख ही सकता हूँ ना, कि मतलब इस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, बेसिकली λ1 dx होगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ से भी x डिस्टेंस दूर एक dx का क्या कर रहा हूँ, कट लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस dx यूनिट लेंथ में जो चार्ज पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा, तो वो भी ऑफकोर्स सी बात है dq ही पाया जाएगा, जो कि कितना होगा बेसिकली अपने पास λ1 dx के बराबर होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता होगा ना कि एक अपने पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, ये अपने पास मान लो कि एक इन्फिनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑफकोर्स ही बात है इस तरफ ही होती है, जो कि कितनी होती है, वो होती है अपने पास है 2k λ/r। अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मतलब ये r कैप के अलॉन्ग होगी। अगर ये अपने पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर है, तो ये तुम्हें पता होगा। आसान सी बात है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब तुम देख सकते हो कि ये वाला जो वायर है अपने पास कैसा है, इन्फिनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज है। अब तुम देखो, अब जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो ऑफकोर्स सी बात है वो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास 2k λ2 ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ है कितनी बेसिकली, तो ये वाली लेंथ अपने पास है
तो अब तुम देखो ये अपने पास d है, ये अपने पास x है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब तुम देखो, अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में तो डी क्यू पर फोर्स लगेगा, क्योंकि डी क्यू अपना कैसा है, बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जैसा है। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगता है। तो मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब वो छोटा सा फोर्स होगा, छोटा सा फोर्स क्या होगा भाई, क्योंकि अपना चार्ज छोटा सा है तो छोटे से फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, डी एफ लिख रहा हूँ। और डी एफ की वैल्यू कितनी लिखूँगा, बेसिकली मैं जो भी चार्ज होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ। तो ये अपने पास क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो सिमिलर वे में, बिल्कुल सेम तरीके से मैं इस वाले लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स ये बात है इस तरफ होनी चाहिए अपनी। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस तरफ होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी हो जाएगी बेसिकली। तो तुम देखो ये अपने पास इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, और ये वाला पॉइंट इस इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज से कितना दूर है, तो वो अपना दूर है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अपने पास जो यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा फोर्स है, जो भी चार्ज होगा उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे हिसाब से वो जो दोबारा फोर्स आ रहा होगा वो मैग्नीट्यूड में तो डी एफ ही होगा ना, जो कि कितना होगा बेसिकली डी क्यू इंटू 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पर और इस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है। भाई इसका डायरेक्शन तो ऐसा है और इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। अब तुम देखो, अगर मैं कुछ तरकीब अपनाऊँ, तरकीब क्या अपना रहा हूँ, देखो मैं जैसे लेट सपोज ये वाला जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं बढ़िया रहेगा। ये वाला एंगल है उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा बोल रहा हूँ। तो ड्यू टू सिमेट्री ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर ही होगा ना यार। आ रहा समझ तुम्हें। अब इस डी एफ के क्या कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट बेसिकली इधर आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेसिकली हॉरिजॉन्टल में, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अपने पास डी एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा वर्टिकल में, ये हो जाएगा अपने पास बेसिकली डी एफ साइन थीटा। आ रहा है तो मैं समझ। सिमिलर वे में मैंने इस डी एफ वाले फोर्स की भी कंपोनेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या जाएगा डी एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या जाएगा बेसिकली डी एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को कंसिडर करूं तो तुम देख सकते हो कि फोर्स में डी एफ कॉस थीटा और डी एफ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा जुड़ जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा नेट फोर्स होगा अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ तो आएगा मेरे पास 2 डी एफ साइन थीटा। जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न में बता देता हूँ कि जैसे जो नेट फोर्स आ रहा है, क्या तुम उसको इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वैक्टर लिखोगे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ लिखोगे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा लिखोगे, या इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एफ साइन थीटा लिखोगे। तो तुम देखो जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो सही है भाई। यहाँ पर जो तुम फोर्स का जो एडिशन कर रहे हो वो वेक्टर एडिशन कर रहे हो ना, मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया क्योंकि अब इस वाले में क्या दिक्कत है, इस वाले में जो तुम फोर्स का एडिशन कर रहे हो ना वो स्केलर वे में कर रहे हो। अब जो तुम्हारा वेक्टर समेशन है ना वो स्केलर समेशन में जब बदलता है जब हर डी एफ वेक्टर का जो डायरेक्शन हो ना वो क्या हो, सेम हो। लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हर डी एफ वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है भाई। इस डी एफ वेक्टर का और इस डी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ में नहीं बदलेगा, वो जब भी बदल सकता है जब जितनी भी डी एफ वेक्टर हो ना उन सबके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो ये वाला तो अपना गलत है, ये तो बेसिकली स्केलर समेशन मान रहा है। तीसरा वाला और चौथा वाला सही है। अगर तुम तीसरा वाला कंसिडर कर रहे हो तो बेसिकली तुम्हें इस पूरे वायर को कंसिडर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। और अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एफ साइन थीटा लिख रहे हो तो तुम्हें आधे वायर को कंसिडर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में।
तो मैं लिख सकता हूँ इसको बेसिकली कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा लिख रहा हूँ तो फुल वायर विल बी कंसीडर, और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एफ साइन थीटा लिख रहा हूँ तो इसमें क्या होगा बेसिकली हाफ वायर विल बी कंसीडर। आ रहा है तुम्हें समझ? सही है। अब अपन अपना इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, तो मतलब मेरे को पूरा वायर कंसिडर करना है इंटीग्रेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा नेट फोर्स है ना वो बेसिकली नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा कर रहा हूँ। अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा करने जाओगे ना तो वो जीरो आ जाएगा बेसिकली, करके देख लेना चाहे। अब तुम देखो ये वाला एंगल अपने पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी अपने पास कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वाला एंगल अपने पास कितना है, 90 डिग्री है। तो अब कौन सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो ये अपने पास थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो मेरे हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू होगा अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस लेंथ, मतलब डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि जो अपना जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा बेसिकली डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ तुम्हें? तो ये अपना साइन थीटा का वैल्यू होगा, तो इसको अपन यूज़ करते हैं अब। तो तुम देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ की वैल्यू मैं लिख ही चुका हूँ। डी एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी क्यू 2k लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है अपने पास, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, मैं डी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं लैम्डा 1 डी एक्स। तो अगर तुम करो इंटीग्रेशन तो क्या आएगा बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जब मैंने पुट कर दिया लैम्डा 1 डी एक्स 2k लैम्डा 2 अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन से है, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्डा 1 कांस्टेंट है, लैम्डा 2 कांस्टेंट है, और डी भी कांस्टेंट है। तो ये सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मतलब अपना इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बेसिकली 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू डी, और अंदर बचेगा क्या इंटीग्रेशन के डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने बोला मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा लिखा था, तो इसमें जो मेरा एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो एक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर जाना है तो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा मैं, और अगर मेरे को यहाँ पर जाना है तो क्या पुट करूँगा, प्लस इन्फिनिटी। तो जो मेरा एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आ रहा है समझ? तो अब तुम देखो, शायद तुम्हें पता होगा डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा बेसिकली 1 अपॉन डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू डी 1 बाई डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई डी, और लिमिट तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो मेरे हिसाब से डी और डी कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास आएगा कितना, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। तो तुम देखो मेरे हिसाब से टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई के बराबर। तो ये आ रहा है अपने पास कितना, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू पाई। तो ये अपने पास क्या आ रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपने पास है वो है अपने पास 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू पाई। जैसे अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास फोर्स आ रहा है। और मज़े की बात ये है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, मतलब ये फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस वाले वायर में
और इस वाले वायर में दूरी कितनी है, मतलब ये डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये डी की जगह 2D होता, या डी की जगह 3D होता, या डी की जगह D/2 होता, जब भी इन दोनों वायर्स के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तुम्हारा क्या रहता, सेम रहता। ठीक है भाई। तो अगर मैं जैसे सपोज इन वायर को दूर लेते जाऊं तो इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स है ना वो चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब एक तरीके से एक कांस्टेंट फोर्स की तरह है, ऐसा मैं समझ सकता हूं। मतलब इस वाले वायर पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, और इस वाले वायर पर इस वाले वायर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी कांस्टेंट फोर्स है, अगर मैं इनकी बीच की दूरी वेरी करते जाऊँ तो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो अपना मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ना उसमें। तो एक सवाल है बेसिकली जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेसिकली क्या करा गया है, कंबाइन करा गया है। तो वही अपने पास इन्फिनिट लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, मतलब बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है, और जो तुम्हारा चार्ज फाइनाइट लेंथ है वो कितना है, λ1 है। और इस इन्फिनिट लेंथ वायर का जो मास है ना वो फाइनाइट है, जो कि कितना है, m1 है। ठीक है। एक ये दूसरा वायर है, दोबारा वो इन्फिनिट लेंथ का है, चार्ज पर यूनिट लेंथ तुम्हारी यूनिफॉर्म है जो कि λ2 के बराबर है, और इस इन्फिनिट लेंथ वायर का जो मास है ना वो फाइनाइट है, जो कि कितना है, m2 है। अब इन दोनों को मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग से जोड़ दिया है, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, k है। तो अपन को फाइंड क्या करना है, बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन फाइंड करना है। अब तुम देखो, ये तो तुम्हें पता होगा ना कि जो कांस्टेंट फोर्स है ना इट डज नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड, ये शायद तुम्हें पता होगा। अब तुम देखो, ये जो m1g होगा, m2g होगा, ये तुम्हारे कांस्टेंट फोर्स है भाई। इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा होगा ना m1g वो कांस्टेंट फोर्स है, इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा होगा वो m2g वो भी कांस्टेंट फोर्स है, तो वो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। अब तुम देखो, जब इन दोनों वायर्स के बीच में दूरी बदलती जाएगी तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वेरी करेगा, क्या नहीं करेगा, ये अपन प्रूव कर चुके हैं बेसिकली। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो भी कांस्टेंट फोर्स है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट फोर्स फॉर दिस केस, मतलब इट विल नॉट अफेक्ट टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड में इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो मतलब अब तुम देखो, जो अपन ने क्वेश्चन दे रखा है उनमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब mg वगैरह। एक लग रहा है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन वो भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट है। बचा कौन सा अपने पास, स्प्रिंग फोर्स, और ये वेरिएबल फोर्स होगा बेसिकली। जैसे जैसे इन दोनों वायर्स के बीच की दूरी बदलती जाएगी तो स्प्रिंग की लेंथ बदलती जाएगी, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है वो भी बदलता जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी बदलता जाएगा। तो यही अपने टाइम पीरियड को इफेक्ट करेगा, टाइम पीरियड विल बी इफेक्टेड। तो यार ये तो सिंपल सा केस हो गया ना यार, मतलब ये वाला केस कौन सा है, तो ये वाला केस तो ये हो गया ना बेसिकली कि अपने पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का मास m1 है, दूसरे वाले ब्लॉक का मास m2 है, और ये दोनों एक स्प्रिंग से जॉइन है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, बेसिकली k है। अब मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी की जितनी भी फोर्सेस m1 और m2 पे लग रहे हैं ना वो कांस्टेंट फोर्स है जो कि टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो अपना सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का केस हो गया ना यार। और सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में जो तुम्हारा टाइम पीरियड आता है वो क्या आता है, 2π√μ/k, और म्यू क्या है तुम्हारा, बेसिकली रिड्यूस मास है। तो म्यू क्या होगा तुम्हारा, बेसिकली m1 m2 अपॉन m1 + m2। तो मेरे हिसाब से जो टाइम पीरियड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 2π√m1 m2 अपॉन m1 + m2 × k। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेसिकली आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें डायरेक्टली देता ना तो बहुत ज़्यादा टफ होता, बेसिकली तुम पता भी नहीं लगा पाता कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, तो इसलिए अब तुम्हें ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन है वो बहुत टफ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ।
तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। अगर तुम कुछ और सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर टाइप करना, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।